चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। साउंड बढ़ाओ थोड़ी सी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना, जिसका नाम था भारत में, क्या टॉपिक था? संवैधानिक विकास। थोड़ी सी साउंड और बढ़ा दो। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। बस अब सब लोग बिल्कुल शांत होके सामने बोर्ड पे ध्यान दो। अब मुझे किसी को टोकना ना पड़े और क्लास से बाहर ना निकालना पड़े। भारत में संवैधानिक विकास अंग्रेज़ों की देन कहलाता है, क्योंकि आपके देश का कल्चर था राजा की मर्जी अंतिम मर्जी है। राजा को जो ठीक लगेगा उसी को वो न्याय मान लेगा। ये कोई कह ही नहीं सकता था कि राजा ने गलत न्याय कर दिया। यानी आपके देश में कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशंस नहीं थे, राजा का ऑर्डर ही फाइनल था। लेकिन जब अंग्रेज आए, और अंग्रेज आए तो एक बहुत बड़ी कंपनी बना के आपके देश में उन्होंने एंट्री की, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 में ये कंपनी बनती है, और इस कंपनी ने महारानी ब्रिटेन से एक हस्ताक्षर करवाए, एक चार्टर पर, एक परमिशन लेटर, कि हम अगले 15-20 साल के लिए व्यापार करना चाहते हैं। तो महारानी ने कहा ठीक है कर लो व्यापार। यह मैंने सब पढ़ा दिया था आपको, सिर्फ एक वहाँ से आज की पढ़ाई लिंक करने के लिए एक पुराने बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ। और इस कंपनी में लगभग 100 लोगों ने, जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, इन लोगों ने पैसा लगाया। 8 साल कंपनी ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। 1608 में पहला आदमी आया जो परमिशन नहीं ले पाया, क्योंकि उस टाइम पर आपके यहाँ दूसरी ताकतवर एक बहुत बड़ी कंपनी पुर्तगालियों की बैठी हुई थी, और ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने आपके गोवा को और आपके साउथ की पट्टी को अपने अंडर ऐसा ले रखा था कि आपके राजा अकबर, बादशाह कहलाते थे, राजा छोटा शब्द है, वो भी कहता था कि अगर मेरे भी जहाज चलते हैं तो पुर्तगालियों की परमिशन लेटर पहले लेता हूँ। तो जहांगीर ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, और उसने कहा भाई तुम्हें BEIC को मैं परमिशन तब दूंगा जब पुर्तगाली तुम्हें अलाउ कर देंगे। इसीलिए 1612 में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको हिस्ट्री में नाम दिया जाता है स्वाली का युद्ध। और इस युद्ध ने दिखा दिया कि कौन ज्यादा ऊपर है BEIC और कौन किसकी स्थिति नीचे है पुर्तगाली। और इसके बाद लगातार आप देखते हैं कि अंग्रेज आपके देश में पहले व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर्स बनाते हैं, पहले फैक्ट्री के नाम पे छुटपुट जगह आपकी घेरते हैं, और फाइनली 3 बड़े इलाकों में ये ऐसे हावी होकर बैठ गए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पूरा इलाका, बल्कि ये ना गुजरात मान लो, क्योंकि तब बंबई मतलब गुजरात और महाराष्ट्र आज का, तब बंबई था, और एक इलाका ये 3 प्रेसिडेंसी है इनकी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। और इन तीनों के बाद बिल्कुल लास्ट में बैक वेंचर, सामने पढ़ाई में ध्यान दो। तो इन 3 प्रेसिडेंसीज को स्टार्टिंग में कहा गवर्नर संभालेगा, और बाद में कहा कि कलकत्ता का गवर्नर इन तीनों का मुखिया, और उसको कह दिया ये गवर्नर जनरल है। फिर जब इनकी धाक और आपके भारत पे छा गई तो इन्होंने कहा हम पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे। और इसके लिए इन्होंने धीरे धीरे करके कुछ चार्टर एक्ट लेकर आए, जो मैंने आपको थोड़े से शायद पढ़ाने भी स्टार्ट किए थे। 1813 पढ़ाया था। 1 लाख रुपए, ईसाई यहाँ आएंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, बताई थी ये बातें। और फिर 20 साल पैसा खा गए और हमारे ऊपर कोई खर्चा नहीं किया। बोले हमें 3 आंसर नहीं मिले, क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे। ये साफ दिखती बेवकूफ़ी भरी बात थी। खैर अपनी बातों में इन्होंने बाद में आंसर दिया और कहा हमारा एक आदमी आपके लिए काम करेगा, जिसका नाम क्या था? इसे कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मैकॉले। जब ये भारत आया तो आपके यहाँ 1833 का चार्टर एक्ट लग चुका था। और आप ये भी जानते हैं कि 20 साल में चार्टर एक्ट आता था परमिशन के लिए। इस 33 के एक्ट में लॉर्ड मैकॉले ने आके 3 आंसर दिए, इनको इंग्लिश में पढ़ाओ मीडियम, इनको मैथ्स और साइंस पढ़ाओ, और इनके अमीरों को पढ़ाओ, गरीबों तक पढ़ाई अपने आप छन के पहुंच जाएगी। इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी। मान लो पेपर में आ जाए फिल्ट्रेशन थ्योरी भारत में किससे संबंधित है, तो आगे आधे तो उसमें साइंस ढूंढेंगे। फिल्ट्रेशन थ्योरी को कहा जाता है निस्पंदन का सिद्धांत। अब ना पेपर जो आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, रटने वाले पेपर नहीं आते। हर एक ने जिसने पढ़ाई को समझ लिया वो पेपर पास करेगा, नहीं तो रह जाओगे। निस्पंदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी साइंटिफिक नहीं है, ये हिस्ट्री की थ्योरी है, जिसमें इन अंग्रेजों ने कहा कि ज्ञान या नॉलेज छन छन कर नीचे की कैटेगरी तक, गरीबों तक अपने आप पहुंच जाएगा, हम बस अमीरों को पढ़ाएंगे। तो 1 लाख रुपया हर साल खर्च करने के लिए इन्होंने हमारे देश के अमीरों को टारगेट बनाया। और वो अमीर का मतलब था जो मिडिल क्लास से ऊपर वाले, वो भी बहुत सारे थे आपके देश में। तो अंग्रेजों के जनक में, अंग्रेजी शिक्षा का अगर जनक कहें तो किसका नाम टिक करेंगे? लॉर्ड मैकॉले। इसके 20 साल बाद एक और आदमी आता है जिसका नाम है चार्ल्स वुड्स, जिसने एक डिस्पैच दिया था जिसको हिस्ट्री में नाम मिला वुड्स डिस्पैच। और इस वुड्स डिस्पैच को आप कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बेसिकली एक राज आज्ञा पत्र था, राजाओं की आज्ञा का पत्र था। और आपके देश में 2 मैग्ना कार्टा हैं अगर एग्जाम में आ जाए। एक मैग्ना कार्टा है अंग्रेजी शिक्षा का, और एक मैग्ना कार्टा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पूछा जाए, अंग्रेजी शिक्षा, तो इसका नाम टिक करके आना 1853। लेकिन अगर कहें भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा, तो आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, मौलिक अधिकार, और जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का जिक्र है। ये आपके भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा। 2 अलग बातें बताई मैंने, यहाँ भी 2 अलग बातें हैं और ये भी 2 अलग बातें हैं। ये समझनी पड़ेंगी, रटने से बात नहीं बनेगी। अगर कहें अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन, फादर कौन?
और अगर कहें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो वुड्स डिस्पैच कब आया? 1853 में, क्रांति से पहले। अभी आपने क्रांति नहीं की। इसके बाद अगर कहें कि भारत में संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भाग 3। क्या लिखा है इस भाग 3 में? मौलिक अधिकार। कल HCS के पेपर में 4 या 5 भाग आए हुए थे और उनके सामने उनके ये था भी क्या लिखा है इनमें, अनुसूचियां भी आई थी। तो जिनको ये याद होंगे ना उनका एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। जिन्होंने याद ही नहीं कर रखे हो फिर ये ना सोचें कि हमारा नंबर आएगा। इस एक क्वेश्चन में कितने कॉम्प्लेक्स हैं, देखो समझने की चीजें हैं ये। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कितने कर लिए थे? 1909 तक पहुंचे थे क्या? देखना एक बार जरा। 1853 का ये पढ़ना था, ठीक है। 1833 तक मैंने रिवाइज करा दिया। आ गया समझ में ये? तो मैं उस दिन मैंने 5 चीजें बड़े काम की बताई थी। एक कहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, एक कहा था भारत का गवर्नर जनरल, फिर कहा था भारत का वाइसराय, फिर कहा था आजाद भारत का गवर्नर जनरल, फिर कहा था आजाद भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। एक एक का नाम बताओ। पहले बताओ बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या नाम था इसका? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मतलब इसको किसका हेड बना दिया? बंगाल का, मद्रास का और बंबई का। इसके बाद क्वेश्चन है भारत का गवर्नर जनरल, ये कौन है? विलियम बेंटिक। 1833 के एक्ट में बना था ना कि अब ये पूरे भारत को देखेगा। इस बेंटिक ने कौन सी प्रथा बंद करवाई थी? सती प्रथा। इसका साथ हमारे किस इंडियन ने दिया था? राजा राम मोहन रॉय, जिनकी मौत कहाँ हुई थी? जाके लंदन में। उनको हमारे यहाँ के एक राजा जिनका नाम था अकबर सेकंड, उसने कहा तुम विदेश जाओ और जाके मेरी पेंशन बढ़वाओ। कितनी अजीब बात है, आपके देश के राजाओं को पेंशन अब अंग्रेज दे रहे हैं, सारा आपके देश का पैसा सब कुछ आपका, लेकिन आपके राजा बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के कि हमारी पेंशन लंदन से आएगी। और आप अपनी पेंशन बढ़वाने एक अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड नाम के मुगल बादशाह, सोचो मुगलों की क्या धाक थी दुनिया पर, ये आदमी राजा राम मोहन रॉय को कहेगा, उसका नाम है राम मोहन रॉय, पढ़े लिखे बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उनको कहेंगे तुम्हारे नाम के आगे मैं उपाधि लगाता हूँ राजा, तुम जाओ लंदन और जाके मेरी सिफारिश करो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपनी बात को ढंग से रख पाओगे, और कहना मेरी पेंशन बढ़ा देंगे। 26 लाख रुपए सालाना मिलते थे। तुम्हें लगेगा 26 लाख तो बहुत है, लेकिन इन राजाओं के बाप दादा और पुरखों की कमाई करोड़ों की थी उस टाइम पर। उस हिसाब से 26 लाख कुछ भी नहीं थे। आज तुम्हें ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर इनके पूर्वजों की कमाई देखें तो वो करोड़ों रुपए उस टाइम पे कमाते थे। तो एक आदमी जिसका नाम है अकबर सेकंड, छोटा मोटा सा राजा, मुगल बादशाह, एक पढ़े लिखे काबिल आदमी को राजा की उपाधि देगा। किसको? राम मोहन रॉय। और उसको कहेगा तुम लंदन जाके मेरी पेंशन बढ़वाने की बात कर लो महारानी ब्रिटेन से। ये विलियम बेंटिक के टाइम में हो रहा है सारा काम। पेंशन बढ़वाने के लिए 1830 में यहाँ से जाएंगे और 33 में वहीं से फिर डेड बॉडी वापस आएगी। तो आपके देश का एक बहुत पढ़ा लिखा काबिल आदमी जिसका नाम है राजा राम मोहन रॉय, जो इतने इंटेलिजेंट थे कि उस टाइम पे इन्होंने सती प्रथा को गलत बताया और इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति को पूरा पढ़ा समझा और उसमें इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति इससे कुछ पहले ही तो हुई थी 1789। तो इन पे, इनके दिमाग पे उसका असर था और इसलिए इनका झुकाव था और ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व टाइप की बातें करते थे। कल इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के ऊपर। इतना समझ में आ गया सबको? आज इसके आगे बढ़ेंगे। 1853 में स्टार्ट करना है पढ़ना। चलो अब बोर्ड पे देखो, पहले कहानी सारी सुन लो फिर किताब उठाएंगे। 1853 अंतिम चार्टर एक्ट है जो महारानी ब्रिटेन से पहले का है, क्योंकि इस चार्टर एक्ट के बाद तो बहुत बड़ी क्रांति होगी 1857 और सब कुछ बदल जाएगा। आपके यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर बंधेगा और वो यहाँ से सारा काम समेट के चलती फिरती नजर आएगी, लेकिन काम आपको नहीं दिखेगा उनका सिमटता, क्योंकि आपके देश पे फिर राज करेगी महारानी ब्रिटेन। 53 के चार्टर एक्ट में कोई ऐसा अनोखा काम नहीं था, लेकिन हाँ अब आपके देश में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ानी थी और इसीलिए आपके देश को रेल से जोड़ने का एक बहुत अंग्रेजों के नजरिए से बड़ा प्रोजेक्ट, उनकी महत्वाकांक्षा कि पूरे भारत में हम कैसे स्पीड से अपना कच्चा माल पहुंचाएं या पक्का माल कैसे प्रोडक्ट को उठा के और पानी के जहाजों तक पहुंचाएं, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपके लिए नहीं अपने मुनाफे के लिए। वो किस चीज पे काम करने वाले थे? रेल। और आप सबने बचपन से सुना है इंडिया में पहली ट्रेन 1800 कब चली थी? 53 में, मुंबई से थाने के बीच में। कितने किलोमीटर था ये? 34 किलोमीटर। इसमें 14 बोगीज थी जिनमें 1300-1400 आदमियों ने ट्रेवल किया था। ये इंडिया की पहली ट्रेन है। तो इंडिया में ट्रेन चलाने का काम उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हो गया, महारानी से पहले। और ट्रेन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें आपके यहाँ ये कच्चा माल आसानी से उठा के ट्रेन से, अब मान लीजिए कहीं से इनको लोहा उठाना है कच्चा, तो लोहे को ढोना बड़ा मुश्किल है, तो ये आपके इंटीरियर हिस्सों में मध्य प्रदेश और ये जो आज आपका झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ तक अपनी ट्रेन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां से सीधे या तो पारादीप की तरफ उड़ीसा में या फिर वहां से मुंबई की तरफ इनका कच्चा माल पहुंच जाए। और उसके बाद वहां से फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट इनके तैयार होंगे अपने लंदन में, उसको लाके ये उतारेंगे पानी के जहाजों से और फिर उन जहाजों के बाद वो अंदर ट्रेन से आपके इंटीरियर देश तक पहुंचेगा। यानी गांव तक के आदमियों के काम धंधे चौपट करवा दो और अपने माल को महंगा बेचो, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है खरीदने का। तो इंडिया में रेल का प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कहते हैं इंडियंस को भी तो फायदा हुआ, बिल्कुल हुआ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर अंग्रेज ना आते तो 10-20 साल बाद वैसे भी हमारी बुद्धि इतनी बन जाती कि हम अपने आप भी रेल लाते। क्या जिस देश में अंग्रेज नहीं गए वहां रेल नहीं चली क्या? बहुत लोग दलील देते हैं कि अंग्रेज ना आते तो इंडियंस को अंग्रेजी कौन पढ़ाता। दुनिया अंग्रेजी नहीं पढ़ी तब भी उनका बौद्धिक विकास हुआ। आर्यभट्ट को तो अंग्रेजी नहीं आती थी, न वराह मिहिर को अंग्रेजी आती थी, तब भी वो कितने ज्ञाता आदमी थे। तो जो ये दलील देते हैं कि अगर अंग्रेज ना आते तो भारत का विकास ना होता, वो गलत सोचते हैं। अंग्रेज नहीं आते तो हमारा अलग तरह का विकास होता। ये रेल क्या पता 20 साल बाद चलती, लेकिन अपनी संस्कृति बची रहती, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी लिपि, अपनी भाषा को हम इतना निकृष्ट ना समझते, इतना घटिया ना समझते, तो बहुत ज्यादा फायदे नहीं हुए। हाँ, इतना फर्क पड़ा, कनेक्टिविटी बन गई और इस कनेक्टिविटी का फायदा क्रांतिकारियों को भी मिलेगा। उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना था, इसलिए अंग्रेज जीत गए और हम हार गए। 1853 के पहले इर्द गिर्द में कुछ बहुत नेगेटिव चीजें आपके समाज पे थोप दी गई, जिनमें
से एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बचपन में पढ़ के आए थे, लैप्स का सिद्धांत या लैप्स की नीति। अगर आपको याद हो, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या इसको हड़प की नीति कहते हैं, याद होगी ना? ये किसने दी थी? ये डलहौजी ने। और डलहौजी ने क्या कहा? जिस राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है, उसके सारी संपत्ति अंग्रेजों की संपत्ति में शामिल होगी। आपके इंडिया की ना तस्वीर दोहरी बना रखी थी अंग्रेजों ने। इन्होंने कुछ हिस्सों को तो लिया हड़प और बोले ये हमारे हैं, इन पे हमारा राज। जैसे मद्रास इनका था, इधर ये बंबई इनका, कलकत्ता इनका। लेकिन कुछ हिस्सों को इन्होंने जानबूझ के नहीं हड़पा और कहा कि इंडियंस सारे एंटी ना हो, इनको अपना काम संभालने दो। जिन हिस्सों को नहीं हड़पा ना, उनसे भी टैक्स लेने का इन्होंने कोई ना कोई प्रावधान कर लिया। और जो हिस्से बिना बेटे के जिन राजाओं की डेथ हुई, उनको धीरे धीरे ये हड़पते चले गए। इसी सीरीज में तुमने झांसी की रानी की कहानी सबने पढ़ी हुई है, जिसका बेटा जो बहुत यंग एज में मर गया, उसके हस्बैंड मर गए, फिर उसने एक बच्चा गोद लिया, तो उसको उन्होंने कहा ये इसका वारिस नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत सारी इस तरह की नीतियां क्रांति को जन्म देंगी। एक ऐसी ही नीति का नाम है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि, जिसके तहत ये क्या चालाकी चलेंगे? हमारी फौज रखो तुम इंडियन, राजा जो ये मैंने बना दिया ना सर्कल, राजा इंडियन फौज रखेंगे, हमारी कहलाएगी, पैसा तुम खर्च करोगे, सेना का रहना खाना पीना सब तुम्हारा। जब हमें जरूरत पड़े तो तुरंत सेना पहुंचा देना, बदले में हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। अरे भैया, जब ये सारी सेना इसका खा रही है, इसका खर्चा कर रही है, तो इसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी हमारे इंडियंस की उस टाइम, अपने खर्चे पे अंग्रेजों की सेना को पाला हम लोगों ने। और सेना बहुत भारी खर्चा होता है, तभी तो सेना नहीं बनाते थे राजा। इस सेना को जो मन में था ना, वो ये डाल रखा था, तुम किसकी सेना हो? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। खा किसके घर से रही थी? राजा के। तो इसके सारे हथियार राजा लाता, सब कुछ राजा मेंटेन करता। लेकिन इसके मन में किसके प्रति इज्जत कि भैया मुझे किसकी रक्षा करनी है? DIC। ये ऐसी कुछ घटिया नीतियां थी जिनका नुकसान आपने उठाया और फाइनली आप इतने इरिटेट हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि आप लोगों ने क्रांति, जो आप सबने बचपन में पढ़ी है, 1857 की क्रांति का एक बहुत भयानक रूप देखा। ये क्रांति सक्सेसफुल हो जाती अगर बस हमारे पास दो चीजें ढंग की होती। पहला, हम लोगों का आपस में कॉन्टैक्ट होता। हम लोगों का कॉन्टैक्ट था, लेकिन हमारे यहाँ ना घोड़ों पे लोग चलते थे मैसेज देने। अंग्रेज जिस टाइम टेलीग्राम पे आ गए थे ना, उस टाइम हम घोड़ों की बातें करते थे। तो टेलीग्राम भेजने में तो कुछ भी नहीं लगना, मैसेज बहुत जल्दी कन्वे होगा। और हमारे यहाँ से राजा घोड़ा भेज रहा है, जाओ तुम जो है यूपी के झांसी के इलाके में जाओ, दिल्ली से घोड़ा जा रहा है, तो उसको तो लग गया 1-1.5 दिन। ये अंतर था, हम लोगों का आपस में टाइम पे कॉन्टैक्ट नहीं बन पाया। दूसरा, हम लोगों के बीच में यूनिटी नहीं बन पाई, और यूनिटी का कहीं ना कहीं कारण कॉन्टैक्ट था। तीसरा, हम लोगों के पास कोई ताकतवर नेता नहीं था। अंग्रेजों के पास जो वेपन्स थे ना, जो हथियार थे, वो हमारे मुकाबले बहुत बढ़िया, बहुत एडवांस थे। आप आज देख लो, छोड़ो 57 को, आपके यहाँ जो आपकी सेना फौज के पास हथियार है और जो चाइनीज सैनिकों के पास हथियार है, तुम्हें पता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। चाइनीज के हथियार बहुत स्पीड से काम करते हैं और आपकी सेना में खड़े लोगों को ये तक नहीं पता होता कि एन मौके पे जब मैं ये पिस्तौल चलाऊंगा, ये गोली चलाऊंगा, तो ये काम करेगी कि ये नहीं करेगी। ये हालत है हमारी, सच्चाई है ये। आपने कभी पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब देखना, आप जितने हथियार खरीदते हो ना, जितनी बड़ी बड़ी शिप्स, आपके जहाजी बेड़े, जो अमेरिका फेल कर देते हैं ना कि मुझे ये वेस्ट डंप करना है, या रशिया जिसने कि 30 साल अपना जहाजी बेड़ा यूज किया, वो कह रहा है मुझे डंप करना है, फेंकना है, तो इंडिया और हम जैसे बहुत सारे गरीब देश उनके यूज जब सामान को खरीद लेते हैं और फिर हम दावा करते हैं कि हमारे पास 5 बड़े जहाजी बेड़े हैं। लेकिन तुम कभी उठा के पढ़ना उनमें से नया कौन सा है। ये सब उन्होंने जो डंपिंग कर दी ना, उनके लिए वेस्ट थे, वो हमने खरीद लिया क्योंकि नया हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपकी। आप कितनी बार नहीं पढ़ते MiG-21 MiG-27 क्रैश हो गए, या बैलेंस बिगड़ गया, टेक्निकल फॉल्ट, किसी की जान चली गई। जैसे कितनी सस्ती जान है हमारे पढ़े लिखे काबिल लड़कों की कि कोई स्क्वाड्रन लीडर मर गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। ये हर साल की कितनी घटनाएं हैं, कितने तेज दिमाग, बहुत लायक काबिल लड़के जिनके ऊपर लाखों रुपए का खर्च किया NDA में, IMA में, और फाइनली क्या हुआ, किसी छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट के चलते उनकी जान चली गई। तो आप सोचो 57 में कहाँ थे आप आज भी वहाँ स्टैंड करते हैं कि यूरोप के जो खराब चीजें हैं वो आप लेके सोचते हैं चलो हमने भी अपना एक बढ़िया जहाजी बेड़ा ले लिया। तो सोचो 57 में हमारे पास क्या रहा होगा। और इसलिए 57 की क्रांति आप बुरी तरह से हार गए। इस क्रांति का सबसे बड़ा नुकसान हमारे ऊपर यह हुआ कि अब तक हमें लूट रही थी कंपनी, जिस कंपनी का नाम क्या था? DIC। महारानी ब्रिटेन को इस कंपनी ने खूब पैसा दिया, महारानी महाराजा को। तो महारानी ब्रिटेन को लगा कि इस कंपनी की बेवकूफी से ये इंडियंस कहीं जाग जाएं, और आज तो क्रांति दबा दी, लेकिन 2 साल बाद ये क्रांति मर के भी सोचें कि इनको खत्म करना है तो हम फंस जाएंगे। इसलिए महारानी ब्रिटेन ने कहा आपका टाइम पूरा, वापस आ जाओ और अब हम खुद वहां राज करेंगे, क्योंकि इंडिया है सोने की चिड़िया, इसको अपने हाथ से क्यों जाने देंगे। और महारानी ब्रिटेन खुद राज करने आएगी, तो खुद तो यहाँ नहीं आ सकती रोज। वो एक आदमी जो महाराजा के नाम पर आएगा, जिसका नाम क्या रखेंगे? ये वायसराय। ये पोस्ट का नाम है वायसराय। वायसराय का मतलब इन प्लेस ऑफ किंग। ये राजा की जगह आपके देश को संभालेगा। और ये मान लीजिए कि मिडिल मैन है, ये बीच में एक आदमी बैठा है, वहां महारानी महाराजा और यहाँ आप बैठे हैं, आपके बीच की कड़ी है, यानी वायसराय से इंडिया जुड़ा है। इंडिया की हर छोटी बड़ी खबर वायसराय को है, और वायसराय महारानी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करता। वायसराय एक आदमी है जो लंदन में बैठता है, जिसकी पोस्ट का नाम है भारतीय सचिव, सेक्रेटरी। सचिव होता है सेक्रेटरी। आज भी आपके देश में जो सेक्रेटरी होते हैं ना सरकारी, ये बहुत बड़े रैंक के IAS अफसर होते हैं। IAS अधिकारी ही तुम्हारे देश में सेक्रेटरी होते हैं। कौन से सेक्रेटरी? ये जो टीवी में देखते हो इस टाइप के नहीं। सेक्रेटरी होते हैं वित्त सचिव, पर्यावरण सचिव, रक्षा सचिव, बड़े रैंक के IAS रिटायर्ड जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिनका दिमाग मल्टी टैलेंटेड होता है, वो लोग सचिव बनते हैं। तो उस टाइम पर एक भारतीय सचिव था जो लंदन में बैठता था, और इस लंदन में ये सारी खबर इसको देता, और फिर ये इंपॉर्टेंट खबर किस तक पहुंचाता था?
तो महारानी ब्रिटेन की हर चीज़ पे नजर रहती थी जो इंपॉर्टेंट था। ये आप तक की कड़ी थी। आप यहाँ आपकी सारी बातें ये देखेगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको कन्वे करेगा। तो अब आपका एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं। पहले कंपनी थी, अब आपका इंडिया ये स्टार्टिंग में पता है क्या फील कराएंगे, जैसा कंपनी ने फील कराया कि हम तो आपके व्यापार करने आए। महारानी ब्रिटेन ने कहा मैं तुम लोगों के लिए स्वतंत्रता का चार्टर लाई हूँ। वो स्वतंत्रता किससे? इस कंपनी से, बाकी राज हमारा चलेगा। तो नाम रखा स्वतंत्रता के लिए हम लोग एक चार्टर एक्ट लाए और 1858 का ये चार्टर एक्ट स्पष्ट कहेगा कि अब आपके देश की सर्वे सर्वा महारानी ब्रिटेन है और आपके देश के सारे डिसीजंस महारानी के हाथ से होंगे। महारानी जो चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा आपका देश चलेगा। इनके कहने पर आपके देश में 1862 में, देखो कुछ ही साल बाद, हाई कोर्ट्स बनेंगे और आपके देश में सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में बनेगा। 2 जुलाई 1862 को कौन सा हाई कोर्ट बनेगा? कलकत्ता। तो सोचो, हम जो कि अब तक राजा महाराजाओं के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे, राजा साहब की जो मर्जी वही न्याय है, अब उनको बताया कि अरे कोर्ट से चीजें चलती हैं, मर्जी से नहीं चलती। और हमें बताया गया कि दीवानी न्यायालय अलग होते हैं, फौजदारी अलग। फिर इन्होंने कुछ सालों में देखा कि आप लोगों को ठीक ठीक चीजें कराने के लिए नियम थोड़े सख्त बनाने पड़ेंगे, तो इन्होंने इंडियन पीनल कोड, आईपीसी सुना है तुम लोगों ने? 1860 में ही तो आया था आईपीसी, जिसकी धाराएं आप आज तक चला रहे हो। भारतीय दंड संहिता, इंडिया में आज भी कानून आईपीसी का चल रहा है। ये आईपीसी अंग्रेजों की देन है, आपने नहीं बनाया कानून, जो उनको ठीक लगा उन्होंने आपके ऊपर थोप दिया और आप उसी को कैरी ऑन कर रहे हो। ये सब क्रांति के हेरफेर की घटनाएं हैं। हाई कोर्ट्स का बनना भी और आपके यहाँ आईपीसी की धारा जो 2021 तक चल रही है, इनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन आपने किया, अदरवाइज सबकी चलती जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज समझ गए कि इंडियंस जो हैं अभी उतने समझदार नहीं है कि ये हक की बात करें या इस तरह लड़े मरे, और इनको एक्सप्लॉइट करना बेहद आसान है। इसीलिए ये लड़ाई और लंबी चली। अब आप समझो 1877 में इन अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगाया। नाम रखा है दिल्ली दरबार, क्योंकि दिल्ली को सजाएंगे। और इस बड़े दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया आएगी इंग्लैंड से, जिसका नाम क्या है? महारानी विक्टोरिया। एलिजाबेथ भी तुमने सुनी हुई है, विक्टोरिया भी सुनी है। महारानी विक्टोरिया आएगी तो इसकी इतनी इज्जत करेंगे इंडिया में, बेहद पैसा खर्च करेंगे। जैसे अभी भी आपने देखा कोई विदेशी आता है तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये पेन टक टक नहीं करो, क्लास का सारा ध्यान मत बटाओ। तो महारानी विक्टोरिया आपके देश में आती है 1877 में, और ये पहली बार दिल्ली में बहुत बड़ा विशाल दिल्ली दरबार, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए महारानी के आने पर। दिल्ली सजाई गई, हाथियों की अलग सेना तैयार कर रखी है, घोड़ों की अलग, पूरा राजशाही ठाट बाट। और इसमें आके कुछ नहीं है, महारानी विक्टोरिया को इंप्रेस करने के लिए आपके वॉयसराय की, देखिए जी हम तो बड़ा अच्छा देश संभाल रहे हैं, एक उपाधि देंगे और नाम है उसका केसर ए हिंद। आज का भारत रत्न मान लो, इंडिया में इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि या केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई है ये, और कब दी गई है ये? 1877 में। क्या लगाया गया है? अब आप पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल में हैं, महारानी के चंगुल में हैं, और अब इंडियंस का जितना एक्सप्लॉयटेशन चाहें वो तरीके से, सिस्टमैटिक प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ये अंग्रेज करेंगे। और धीरे 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 करके एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ता जाएगा कि फाइनली आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और उसी सीरीज में आप एक तरफ गांधी की आवाज़ देखेंगे और दूसरी तरफ आप क्रांतिकारियों की कोशिश, जिनमें भगत सिंह जैसे लोग हैं या आपके ये पुराने वाले अगर कहें तो आज़ाद जैसे लोग हैं। तो ये दो विचारधाराएं, इनके उस शोषण का ही परिणाम निकलेंगी। चलो थोड़ा सा किताब से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पेज नंबर कितना पढ़ लिया था? 10 पे थे। अच्छा, विधान कौन सा 10 कह रहे हो तुम? ठीक है, 53 का चार्टर मिल गया। पेज नंबर 10 पर देखो, 53 का चार्टर एक्ट। एक बार जरा देखो इनमें से जिसके पास किताब नहीं, निकालो उनको। और इधर की लाइट जलती नहीं है क्या? ये वाली छोटे वाली लाइट्स ये नहीं जलती? अगर ये नहीं जलती ना तो आज संजय को बोलना इन लाइट्स को देख लेगा एक बार, ठीक है? चलो पेज नंबर 10 पर आ जाओ। कोई भी क्लास में बातचीत नहीं करेगा, बातचीत करते हो तुरंत उठा के निकाल दे यहाँ से। पहला पॉइंट देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, अंडरलाइन कर लो डलहौजी, इसी ने तो ट्रेन चलवाई थी। डलहौजी की हड़प की नीति, दोनों बातें लिख लो, रेल और हड़प की नीति, ये दोनों डलहौजी की देन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ट्रेन इस आदमी के कारण है दोनों। डलहौजी, पेज 10 पर। अगला पॉइंट टिक करना, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद चार्टर क्यों बंद किए गए? कंपनी बंद हो गई। इसके बाद तो राज किसने किया? महारानी। महारानी तो अपने नियम चलाएंगी। अधिनियम की विशेषताओं में आ जाओ। अब एक चीज मुझे बताओ, इन कंपनी वालों ने भारत को खूब एक्सप्लॉइट किया, तो पढ़े लिखे लोगों को तो फील होने लगा ना कि गलत चल रहा है। जैसे सबसे पहले गलती कौन आदमी फील करता है कि गलत हो रहा है? अनपढ़ या पढ़ा लिखा? जिसका दिमाग विकसित है ना, वो फील करता है कि दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा जैसा हमारे देश में हो रहा है, और पढ़ लिख के उसको लगता है कि ये गलत है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने कहा कि तुम हमारे देश पे राज कर रहे हो, और तुम्हारी जो ये अफसरशाही है, अफसरशाही होती है ब्यूरोक्रेसी, जिसमें IAS IPS टाइप के लोग आते हैं। तो पढ़े लिखे हमारे इंडियन लोगों ने कहा, जिनमें राजाओं के बेटे भी थे, कि भाई हमें भी मौका दो ना, तुम क्यों राज करो हमारे देश पे, अगर हम लायक हैं, पेपर करवाओ। 1833 में ये बात उठी थी विलियम बेंटिक के टाइम कि क्यों ना इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस की भी एंट्री हो। सारे तो इंडियंस इतने काबिल और पढ़े लिखे हैं नहीं कि बनेंगे, लेकिन जो अच्छे लड़के हैं, तब तो लड़कों का ही मेन था पढ़ने लिखने का, लड़कियां उस टाइम पढ़ती नहीं थी। ये कहा जो अच्छे लड़के हैं, जो काबिल लड़के हैं, पेपर हो, और ठीक है अंग्रेजों के बेटे बैठे हैं और हमारे इंडियंस के जो जीते, जो आगे आए, उसको बनने दो सिविल सर्वेंट। 1833 में ये बात उठी थी बस, लेकिन इसको दबा दिया गया कि क्या जरूरत है इंडियंस को, इतनी औकात कहाँ इंडियंस की। और अंग्रेज शायद मन में जानते थे कि 2-4 जरूर काबिल निकलेंगे, इसलिए 20 साल इस बात को दबाए रखा। 1853 में फिर अंग्रेजों को लगा कि अब एक्सप्लॉयटेशन बहुत
बढ़ गया क्योंकि डलहौजी ने हड़प और ये सब चलाया, तो इन इंडियंस को ये फील हो कि हमें बराबरी देते हैं, इनके लिए कंपटीशन खोल दो। कितने इंडियंस हैं, कंपटीशन को इतना टफ कर दो कि ये कर ही ना पाए। तो क्या किया, ये कहा पेपर सिर्फ लंदन में होगा। तो सोचो आज भी लंदन जाना तुम में से कितने लोगों को लगता है कि बहुत सस्ता और आसान काम है? मुश्किल काम है ना। उस टाइम लंदन जाना, सोचो हमारे दादा के भी परदादा के दादा रहे होंगे, कैसा लगा होगा, लंदन कौन जाएगा पेपर देने। पहली टफ कंडीशन। दूसरी, लंदन जाने से काम नहीं चलेगा, पेपर आपका पूरा अंग्रेजी में होगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू भी होगा, प्री भी होगा। तो इतना बुद्धि का विकास आपने ये फील किया, हर जनरेशन का बौद्धिक विकास ज्यादा होता जा रहा है। आप में जितना दिमाग है आपकी पीढ़ी में, आपके पिताजी की पीढ़ी में उतना दिमाग नहीं था, और आपके दादा की पीढ़ी में उससे कम। यानी जैसे जैसे समाज बदल रहा है तो बौद्धिक विकास भी बदल रहा है। आज 2 साल का बच्चा लैपटॉप को, कंप्यूटर को, फोन को बहुत अच्छे से चला पाता है, लेकिन हमारी पीढ़ी में बहुत नई बात थी। तुम्हारी पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा आता था। अब जो बच्चे हैं ना घर में 4-4, 5-5 साल के, आप देखो उनकी स्पीड कितनी ज्यादा, और जब वो बड़े होंगे तो आप देखोगे बहुत आसान, बहुत ही आसान काम दिखेगा। यानी हर पीढ़ी को माहौल ज्यादा अच्छा मिलता है। ये इंग्लिश और लंदन, ये 2 बहुत दिक्कत की बात थी हमारे लिए। आज बड़ी बात नहीं है, आज दुनिया लंदन घूमने भी जाती है, अंग्रेजी बहुत नॉर्मल है, गांव के स्कूल भी अंग्रेजी पढ़ाने लग गए। लेकिन जिस टाइम की बात मैं कर रही हूँ, ये 2 इम्पॉसिबल चीजें थी। फिर भी देखो इंडियंस करेंगे ऐसा। और आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है ना सबने, कटक उड़ीसा में जन्मे, बहुत अमीर घराने का लड़का। इनके पिताजी का बचपन से सपना था कि मेरा बेटा सिविल सर्वेंट बने। सिर्फ पिताजी और माँ के सपने को पूरा करने के लिए हार्डली 20-21 साल के जब थे तब लंदन गए थे, और 1 साल वहां रह के लाइब्रेरी में और अपने घर में किताबें लाके उन्होंने खूब पढ़ा। अमीर थे ना, किताबों की दिक्कत ना रहने खाने पीने की। 1 साल में इस लायक बन गए सुभाष चंद्र बोस। जब सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट लगी ना अंग्रेजों के देश में, तो चौथे नंबर पर सुभाष चंद्र बोस का नाम था। आप सोचो ये 3 वो लोग थे जिनके बाप दादा भी सिविल सर्वेंट थे, और जिनका की खानदानी पेशा ही ये था, जिन्होंने बचपन से बच्चे को पाला ही सिविल सर्वेंट बनने के लिए था। इन सबको नीचे के सारे लोगों को पछाड़ते हुए चौथे नंबर पर खड़े थे सुभाष चंद्र बोस, जिसके कि घर में कोई सिविल सर्वेंट नहीं था, और जिसकी बचपन से ये था कि हाँ ठीक है कहीं अच्छा अफसर बनेगा, लेकिन सिविल सर्विसेज को ऐसा टारगेट नहीं था, बस पिताजी के मन में कभी कभी आता था। तो आप ये देख लो कि कंपटीशन कितना टफ रहा होगा। सिविल सर्वेंट बनना 53 में कहा कि ठीक है बुला लो इंडियंस को, लेकिन जा कहां पाए। सत्येंद्र नाथ टैगोर या सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडिया का पहला आदमी है, पहला लड़का जिसको कि सिविल सर्वेंट बनने का मौका मिला अंग्रेजों के राज में। ये अंडरलाइन करना 53। अधिनियम की विशेषताओं पे आ जाओ और चौथा पॉइंट टिक कर लो। इस अधिनियम के माध्यम से सिविल सर्वेंट्स की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। ये कौन से चार्टर में कहा था कि आ जाने दो इनको? 20 साल पहले। जैसे शिक्षा में क्या किया, कब बोले 1 लाख खर्च करेंगे? 13। और खर्च करने कब स्टार्ट किए? 33 में। सेम यही, पहले बोले सिविल सर्वेंट्स बना लेंगे, कंपटीशन कराते हैं 33 में, लेकिन काम कब किया? 53 में। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, भारत के पहले ICS इंडियन सिविल सर्वेंट सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, भारत का पहला अंग्रेजों के राज में सिविल सर्वेंट, यानी आज का UPSC का फर्स्ट रैंक होल्डर मान लो इसको, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब नीचे टेबल है भारत के गवर्नर जनरल का, पहला टिक करो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए, एक तो इसने सती प्रथा बंद करवाई, और अंग्रेजी जो शिक्षा चली थी ना वो बेंटिक का काल था। चलवाई किसने थी? फादर कौन था? मैकॉले। लेकिन मैकॉले यहाँ राज करने नहीं आया, बेंटिक यहाँ राज करता था। इसके पास लिख लो, बेंटिक के पास सती प्रथा बंद। ये देखिए ना पीछे कोने में उनके पास है किताब, उनका बातों में ध्यान है, बिल्कुल कोने में। यहाँ लिख लो फटाफट से, सती प्रथा बंद। और क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षा में अंग्रेजी का आगमन या इंग्लिश मीडियम। मीडियम लेकर आया मैकॉले, लेकिन टाइम किसका था? बेंटिक का। बेंटिक आपके देश पर राज कर रहा था उस टाइम पर। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ और इसमें 8वें नंबर वाला टिक कर लो, 7वां भी कर लो, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या चलवाई थी इसने? रेल। और क्या था डलहौजी के टाइम में? हड़प की नीति। यहाँ लिख लो रेल और हड़प की नीति। और कैनिंग पे आ जाओ, बेसिक बैच से आने वाले ना, बस आज माफी मिलेगी, और बात उसमें भी नहीं करनी है, बेसिक से सोचो कि हम बात कर सकते हैं। ये बेसिक में बताया गया था कि न्यू जनरल में किताबें कंपलसरी हैं। आज की माफी है, ये जो 2-4 बैठे होंगे, अब ये कल से चेकिंग होगी किताबों की। बिना किताब वाला पढ़ने देगा ही नहीं दूसरे को भी, खुद तो पढ़ेगा नहीं, दूसरे को भी नहीं, इसलिए अलाउ नहीं होंगे। आज सिर्फ ये बहाना चल सकता है बेसिक से आए हैं। चलो नेक्स्ट देखो, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग की क्या खासियत है बताओ? ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय है। लिख लो यहाँ फटाफट से, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय। इसके टाइम में क्या हुई थी? क्रांति। लिख लो यहां 57 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट। चलो अगली हेडिंग बड़े काम की है, ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1857 से 1947, यानी 90 सालों में आपके ऊपर राज किसने किया? महारानी ब्रिटेन ने। और महारानी ब्रिटेन तो अपने अधिनियम लाएगी, वो चार्टर क्यों लाएगी? इसमें पहली हेडिंग पे आ जाओ, भारत शासन अधिनियम। अधिनियम और चार्टर में क्या अंतर होता है? चार्टर होता है परमिशन लेटर। परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? क्योंकि वो लोग निचले स्तर पे थे ना भाई, वो तो उस देश के थोड़े से लोग थे, उनको पूछना पड़ता है मैडम हम काम कर लें क्या वहाँ जाके? तो अगर महारानी मना करेगी तो काम नहीं कर सकते। लेकिन अधिनियम का मतलब है एक्ट, और एक्ट का मतलब है कानून। तो महारानी क्या बना सकती थी? कंपनी कानून बनाएगी तो वो चार्टर के कहने पे बनाएगी। कंपनी अपना कोई ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी जैसा करूं, महारानी उनको तुरंत खत्म करवा देगी, उनका चार्टर बंद करवा देगी। अब तक जितने चार्टर एक्ट थे ना, अब वो सब एक्ट बन गए, क्योंकि अब राज किसका है? महारानी का। पहला पॉइंट कर लो, भारत शासन अधिनियम एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून।
1858 नाम देखो क्या रखा, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, इसको डबल टिक करना, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, लग रहा है आजादी मिल गई। ये किससे आजादी का सपना दिखा रही है महारानी कि देखो तुम्हें किससे आजादी दिला दी हमने, BEIC। हमें ये नहीं बताया कि अब सारा शोषण कंपनी की बजाय महारानी करेंगी। पहला पॉइंट पढ़ो, भारत में कंपनी के दोहरे शासन के दोषों को समाप्त करने के लिए, अंडरलाइन करना, प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी ने 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम पारित किया। उद्देश्य पढ़ लो, 57 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना। महारानी क्यों डरी 57 की क्रांति से? ये सोने की चिड़िया अगर हाथ से निकल गई तो कितना टैक्स कमाती थी ना वहां बैठ के। सोचो कंपनी टैक्स में चोरी तो करती होगी, और कंपनी ने मालामाल कर दिया इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड की महारानी को लगा कि इस कंपनी को भगा के अगर हम खुद राज करें तो हम डबल कमाई कर लेंगे, क्योंकि महारानी के पास तो किसी से ऑर्डर नहीं लेना ना, अपनी मर्जी चलेगी। तो देखो पुनरावृत्ति को रोकना, दोबारा क्रांति ना हो, अब हम राज करेंगे। इसके बाद आगे पहला पॉइंट देखना, इस अधिनियम को अंडरलाइन कर लो, 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा लग रहा है पढ़ के पता नहीं क्या भारत पे एहसान कर रहे हैं, क्या नाम लिखा, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ऐसा कानून लाए ताकि हमारा बेटर गवर्नमेंट बने, जबकि सारा फायदा अपना करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। अब ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर स्थापित। नेक्स्ट भी टिक करना, भारत के शासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, तो किससे स्वतंत्रता मिल रही है ये, BIC, लिख लो यहाँ, ये BIC की है, आपकी आजादी नहीं है। वो कह रहे हैं BIC से तुम्हें आजादी मिली, अब हम राज करेंगे। तो नाम से हमें लग रहा है बेटर गवर्नमेंट होगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदला आपके देश में। नेक्स्ट पढ़ना, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, अंडरलाइन कर लो, भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गया। अब यहाँ महारानी तो नहीं आएंगी, तो उनकी जगह कौन आ गया, वायसराय। वायसराय सारा मैसेज किसको देगा, सचिव को। सचिव किसको पहुंचाएगा, सचिव कहाँ बैठा है, आपका देश तनख्वाह देगा लंदन में बैठे हुए सचिव को, यानी उस टाइम भी लाखों की सैलरी हमें देनी है। क्यों, क्योंकि वो मैसेज पहुंचाता है महारानी को, और वो मैसेज देता है जिसमें उसका फायदा हो, हमारे फायदे की कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट टिक कर लो, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, और क्या था ये अंतिम, गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट देखो, गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पद नाम भी दिया गया। एक ही व्यक्ति गवर्नर जनरल और वायसराय होता था। जब ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभालता तो गवर्नर जनरल, और जब भारत के राजाओं के साथ ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता तो वायसराय। तुम्हें मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताए थे, बताओ क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कंपनी के थे या महारानी के, महारानी के। इसने 2 क्यों बोर्ड बनाए थे कंपनी ने, अच्छा डायरेक्टर्स को क्या कहा, तुम्हें सिर्फ एक काम है, क्या करो तुम ये देखो व्यापार कैसे, क्या कमाना है हमें, प्रॉफिट। तुम कुछ मत देखो, सिर्फ अपना फायदा देखो। और इनको क्या बोले, तुम इन इंडियंस के बीच में फूट डालने का काम करो, और भारत पे अगर हमें राज करना है तो फूट डालो और राज करो, ये नीति चलेगी। अब तुम्हें नहीं देखना कि फूट कहाँ डालनी है, ये किसको देखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने चालाक थे ना, अपने 2 बोर्ड बना के और अपना फायदा कर रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। जहां हमारा एक राजा वो इनका और इनका दोनों का काम कर रहा है, वहां ये अपने बोर्ड अलग बना रहे हैं। तुम 4 आदमी देखोगे कैसे इनको बेवकूफ बनाना है, और तुम 4 देखोगे कि कैसे इनमें फूट डाल के राज करना है। तो अलग अलग काम पे खूब पढ़े लिखे उस टाइम के काबिल सिविल सर्वेंट लाके और इन कामों पे लगा दिए। तो ये गड़बड़ तो थी ही, और भारतीयों की गलती है अगर ये इतने अंदर तक भारत को परेशान कर पाए। ये टिक कर लो। तो इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का काम क्या था, फूट डालना। यहाँ लिख लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास लिख लो राजनीति, इनको राजनीति खोखली करनी थी। और निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको क्या करना था, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, इनको कॉमर्स में पैसा कमाना था, खाना था भारत को, खोखला करना था। को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन की प्रणाली समाप्त कर दी। तो ये द्वैध शासन का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग। किसने खत्म करवा दिया, ये महारानी ने। महारानी ने कहा हम खुद ही ना देखेंगे सारा काम, क्या जरूरत अलग अलग बोर्ड की। नेक्स्ट कर लो, इसके द्वारा भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नामक नए पद की स्थापना हुई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अब ये सचिव किससे इंफॉर्मेशन मांगता था, वायसराय। वायसराय भारत में बैठा मुखिया किसको सारी इंफॉर्मेशन देगा, सचिव। और सचिव किसको देगा, महारानी को। अगले पेज पे आ जाओ, ये 2 पॉइंट सेल्फ रीड कर लेना। 1858 के अधिनियम को विक्टोरिया घोषणा पत्र, इसका मतलब महारानी का नाम क्या था, विक्टोरिया। और इसी महारानी विक्टोरिया को तुम क्रांति के 20 साल बाद क्या लगाओगे, बहुत बड़ा, दिल्ली दरबार, करोड़ों रुपए खर्च हमारे देश के होंगे, और ये आएंगे, इनको हम क्या देंगे यहाँ, केसर ए हिंद की उपाधि। ये टिक कर लो, विक्टोरिया घोषणा पत्र, इलाहाबाद घोषणा पत्र या शाही घोषणा पत्र, रॉयल डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। शिक्षित वर्ग इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहता है। अब आ जाओ 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब जितने अधिनियम आएंगे एक्ट वो कानून है। पहला पॉइंट टिक करना, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। दिखावट कर रहे हैं कि देखो आपसे पूछ के काम करेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में 3 भारतीय, बनारस के राजा महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये अंग्रेज पता है कितने चालाक थे, इन्होंने देखा कि अकेले इंडियंस को अगर हम सबको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये हमारे एंटी हो जाएंगे। इनमें से कुछ को अपने फेवर में करते हैं। तो जिनकी आपके समाज में थोड़ी रेपो अच्छी थी ना, जिनके अच्छा ये था भाई ये बड़ा आदमी है, रिच है, इस तरह के लोगों को इन्होंने साठगांठ करके अपने फेवर में लिया और इन लोगों को उपाधियां देनी स्टार्ट कर दी, जैसे सर की उपाधि या नाइट की उपाधि या नाइट हुड की उपाधि या राय साहब की उपाधि या राव साहब
ऐसा क्यों करते थे ये? इनको ये फील कराने के लिए, देखो हम तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत लायक हैं। हम सब इंडियंस के दुश्मन थोड़ी हैं। जो लायक हैं देखो हम उनको बराबरी पर रखते हैं। तो राव साहब, राय बहादुर, ये सब इनकी उपाधियां हैं, राय बहादुर। और जिसके नाम में ये लग गई उस इंडियंस को इन्होंने इतना झाड़ पे चढ़ा दिया कि उसको लगता कि देखा मैं भी तो लायक हूं, मुझे भी तो अंग्रेज बराबरी पर समझते हैं और ये इंडियंस तो बेवकूफ है, इसलिए इन पर राज कर रहे हैं, अंग्रेज ठीक कर रहे हैं। यानी आपके पढ़े लिखे पैसे वाले अमीर लोगों को अपने फेवर में करने का एक तरीका था, इनमें उपाधियां बांट दो। तो किसी को राव साहब कह के अपनी बराबरी पे बैठाया, एक कप चाय पिला दी और राव साहब को भर दिया दिमाग में कि आप तो बहुत लायक है। और ये इंडियंस क्या करें कि इनको अकल नहीं है इसलिए हमें राज करना पड़ रहा है। राव साहब सोचते हैं भैया मैं ही मैं हूं, देखा मैं कितना लायक हूं, मुझे अंग्रेज बराबरी पे रखते हैं। यानी आपके लोगों में फूट डालने का कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना। और ये जो उपाधियां हैं ना, इनसे बहुत सारे इंडियंस सोचने लग गए कि हम बाकी इंडियंस से ज्यादा सुपीरियर हैं, बहुत सारे लोग। और इन्होंने ये अच्छे अच्छे लोगों को भी दी। राव साहब तो बहुत सारे इंडियन नेता जो कि सच में अच्छे थे, इनके नाम के आगे भी लगा हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है ना सबने, नाइट की उपाधि वापस की थी। सर छोटू राम जी का नाम आपने सुना है, कितने बड़े किसानों के नेता, क्या नाम लिखते थे आगे, सर। राय बहादुर लाला मुरलीधर, पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये सब बड़े बड़े आदमियों को कुछ हद तक ये कि भैया हम तुम्हें बराबरी पर रखते हैं और ये मत सोचो हम हर इंडियन के दुश्मन हैं। ये सब ट्रिक्स हैं, ये सब ट्रिक्स हमें बाद में समझ में आई और जब तक समझ में आई तब तक भारत लुट चुका था, कुछ बचा ही नहीं था। इसीलिए आपने आजादी के बाद जब अपना संविधान लिखा ना, तो आपने अपने संविधान के आर्टिकल 18 में लिखा कि अब के बाद भारत में क्या नहीं रहेंगी। तो कुछ लोगों ने कहा उपाधि नहीं होंगी तो काम करने का मन कैसे करेगा? तो कहा क्यों, उपाधियां नहीं होंगी लेकिन प्राइज होंगे। तो कौन से प्राइज? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनके लिए काम करो। ये राजा साहब, राव साहब, ये नौकर का एहसास कराते हैं कि जिनको राजा साहब कहते थे असली में इज्जत उसकी भी नहीं थी और जब अपनी मर्जी पे आते तो राव साहब को मिनट में भगा देते थे उठा के। तो ये सब दिखावट थी, इस दिखावट को दूर करना जरूरी था। देखो अगला पॉइंट, तो इन्होंने ये शुरू में देखो बनारस के राजा महाराजा पटियाला, सर दिनकर, सर का मतलब क्या समझे, क्या दे रखी है, उपाधि। इसके बाद नीचे आ जाओ, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें कम है बस काम के। लास्ट पॉइंट टिक करना 1892 वाले में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अभी पढ़ रहे थे नाम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? वो आदमी कौन था? वो सत्येंद्र नाथ ठाकुर था। टैगोर ठाकुर एक ही चीज़ है, बंगाली लोग थे ये आदमी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अंडरलाइन कर लो। 1892 के अधिनियम को संसदीय शासन की शुरुआत की प्रतिनिध्यात्मक शासन की नींव का पत्थर कहा। एक आदमी ने कहा ये हमारे संविधान की नींव था। इसके बाद आ जाओ 1909, बहुत बहुत काम का, इसको पहले ध्यान से सुनो और समझो। अब तुम ये तो समझ गए कि अंग्रेज फूट डालने का काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने देखो क्या किया, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, मॉडर्न इंडिया में भी ये सेम बातें आएंगी। उस टाइम फिर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 1905 आपके देश का बहुत बड़ा बंटवारे का साल था। अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से आपके बंगाल, तब का बंगाल आज का बंगाल नहीं था, उस टाइम का बंगाल का मतलब है आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये भी आप ही का हिस्सा था, ये बंगाल था। इन्होंने कितनी चालाकी चली, और ये आदमी है लॉर्ड कर्जन। कर्जन जब भारत का हेड बना 1905 में, वाइसराय बना, तो इसने कहा भारत बहुत बड़ा है। 1905 में तो ये हट गया था 6 के स्टार्टिंग में, ये आया था 1899 के आसपास। तो इसने कहा बहुत बड़ा भारत है और खासकर ये हिस्सा तो बड़ा मुश्किल है काम करना, यहाँ बहुत सारा टैक्स आता है, बहुत रिच कल्चर है, इसको मैनेज करना मुझे बड़ा दिक्कत लगता है। तो एक काम करते हैं, इसका डिवीजन कर देते हैं इस तरीके से कि मैनेज करना आसान हो जाए। काम बताया गया कारण कि भैया काम बड़ा मुश्किल है प्रशासन चलाना, लेकिन असलियत क्या थी, जो ये डिवीजन था ना, ये ऐसा किया गया कि इस तरफ मुसलमान ज्यादा और इस तरफ हिंदू। आज भी ऐसा ही है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री था और आपका हिंदुस्तान का बंगाल का हिस्सा हिंदू है, काफी सारे मुस्लिम भी हैं लेकिन माइनॉरिटी में। अब ये हिंदू मुसलमान मेजॉरिटी में है, इस तरफ थोड़े हिंदू हैं थोड़े मुसलमान। कर्जन का बहाना हमारी समझ में नहीं आया और हमें लगा भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन कुछ समझदार पढ़े लिखे काबिल लड़के जिनको अकल थी, जो दुनिया का इतिहास पढ़ रहे थे और जो अंग्रेजों की चाल से वाकिफ थे, क्योंकि अंग्रेज को इंडिया में नए नहीं है, अंग्रेज दुनिया घूम के आए हुए हैं और आप इनके लिए सिर्फ एक उपनिवेश हो, इनको आपसे कोई लगाव नहीं, जुड़ाव नहीं। ये तो ये सोच के आए थे कि जितने दिन लूटा जाए लूट लो पैसा और भाग जाएंगे जिस दिन दिक्कत होगी, क्योंकि इनको कोई आप एक अकेले थोड़ी हो कि कॉलोनी हो, इनके पास कई 100 कॉलोनीज थी। कर्जन की इस चालाकी को कुछ यंग नौजवान लड़कों ने पढ़ा, समझा, विदेशों से कंपेयर किया कि इनकी तो ये नीति है, इस तरह से डिवाइड करके भाग जाना। आप अकेले नहीं है, आपसे बहुत पहले तो इन्होंने आयरलैंड में अपना ये प्रपंच कर चुके हैं। आयरलैंड आप जानते हो ना, खूब पढ़ा लिखा समझदार देश है। आयरलैंड के 2 हिस्से, एक नॉर्थ आयरलैंड एक साउथ। इन्होंने पता क्या किया आयरलैंड में, लड़वाया लोगों को सेम हमारी तरह। और कैसे लड़वाया, ये मान लीजिए आयरलैंड था, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अलग अलग धर्म एक, विचारधाराएं 2। आपने सुना होगा कैथोलिक होते हैं कुछ लोग और कुछ प्रोटेस्टेंट होते हैं, सुने हैं ये कौन होते हैं लोग? क्रिश्चियन। जैसे आपका हिंदू धर्म बटा है ना शैव और वैष्णव, जैसे मुस्लिम बटे हैं शिया और सुन्नी में, जैसे दिगंबर और ये श्वेतांबर है, जैसे आपका हीन यान महायान है, डिवीजन है। ऐसे ही आयरलैंड में पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वालों का भी डिवीजन था। कैथोलिक चर्च वाले अलग थे और प्रोटेस्टेंट चर्च वाले अलग थे, दोनों की विचारधाराएं अलग। ज्यादा थे कैथोलिक, थोड़े थे प्रोटेस्टेंट। ये इतने घटिया और चालाक हैं कि ये हमेशा थोड़े वालों को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि वो जल्दी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो जैसे आपके यहाँ मुसलमानों को इन्होंने टारगेट किया ना, उनको बेवकूफ बनाया, ऐसे ही इन्होंने आयरलैंड में कैथोलिक जो ज्यादा है ना उनसे बात नहीं की, प्रोटेस्टेंट जो बहुत थोड़े से उनको कहा कि ये कैथोलिक्स तुम्हें मार के और तुम्हारे पर हावी हो जाएंगे, हम तुम्हें डोमिनेशन में ले आएंगे, तुम्हें लीडर बना देंगे। और वो बेचारे हमसे पहले इस बात को मान गए, हम तो बहुत लेट माने, हमसे पहले, और उनको अपने अंडर लेके ऐसा यहाँ मारकाट मचवाई इन्होंने कि पूरा आयरलैंड तबाह करने की कगार पर। और फाइनली क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट थे ना, इनका उत्तरी हिस्सा हड़प गए। और आज तक अगर आपको पता हो, यूके जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, इसमें मेजर कंट्री कौन सी है? एक तो ये इंग्लैंड, जो इनका पहले कुछ नहीं था, ये कोई देश ही नहीं था, ये द्वीप थे छोटे छोटे, पहले अपने नाम के आगे वेल्स को पकड़ लिया, वेल्स।
इनको पकड़ा, ये तो खैर इनके बहुत पास थे। फिर इन्होंने स्कॉटलैंड को पकड़ा, इन सबको खत्म कर दिया। और फिर आयरलैंड का, जहां इनकी दाल गली, उत्तरी आयरलैंड, इसको खा गए। आज जिसको आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं ना, ये चालाकी से बनाया हुआ ब्रिटेन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने हमारी तरह यहाँ लड़ाई करवाई है। बस फर्क इतना है कि आप इनसे दूर थे तो आपको लड़वा के आपस में जाते नजर आए, वहां आज भी राज कर रहे हैं। और स्कॉटलैंड से भी पीछे 2015 में पूछा गया, जनमत संग्रह कराया कि क्या आप ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अलग ही नहीं होना। इनका झंडा अपना नहीं है, इनका झंडा ब्रिटेन का झंडा है। ये आज भी नेशनल एंथम गाते हैं, ओ लॉर्ड ओ गॉड सेव आवर नोबेल किंग। ये किंग कहाँ का था? इंग्लैंड का। इनकी भाषा खा गए, इनका कल्चर खा गए और बोले जैसे हमें वैसे ही तुम्हें बना देंगे। तो ये अंग्रेजों को बहुत बहुत, ये मान लो, ये धरती के अंदर तक पूरा इनको सारी नॉलेज है कैसे कहाँ किस देश को एक्सप्लॉइट करना है। जब ये आयरलैंड जैसे पढ़े लिखे और काबिल देश को नहीं छोड़ेंगे तो आपका तो देश बहुत कमजोर था उसके सामने। इन्होंने आके 1905 में और ये बहाना मारा कि हमें काम करने में दिक्कत होती है, इसलिए डिवीजन करना है। और सेम प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वाली लड़ाई आपकी करवा दी, हिंदू और मुसलमानों की। उस टाइम पढ़े लिखे 3 लड़के थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने खूब समझाया, लेकिन लोगों की मोटी अकल में बात नहीं आई, क्योंकि पढ़ा लिखा होना पहली शर्त होती है समझने के लिए। और हम लोग जो थे वो उतना पढ़ते थे नहीं। इन तीनों ने खूब कहा कि गलत हो रहा है, मत होने दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और बहुत आसानी से इन्होंने इन 2 हिस्सों को अलग कर दिया 1905 में ये करके। और इनसे कहां टिकना था इनको, अगले ही साल इन्होंने इनके साथ मीटिंग कर करके इनके दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हें जो है ना, ये इंडियंस छोड़ेंगे नहीं, और ये है हिंदू बाहुल्य देश, ये तुम्हें खत्म कर देगा। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम अपनी लीग बना लो। और इनके कान में ऐसा जहर घोला कि इन लोगों को समझ में नहीं आया, और उस टाइम पर क्या बना ली। और इस मुस्लिम लीग ने 1906 में अपना काम स्टार्ट कर दिया। यानी अब हिंदुस्तान के 2 बड़े संगठन बन गए, जो पहले सिर्फ एक था। अंग्रेजों को उससे खतरा था ना, कांग्रेस, जब पुरानी कांग्रेस, आज की कांग्रेस नहीं, तब कांग्रेस का मतलब पूरा भारत, तब गांधी भी कांग्रेस ही थे बाद में। उस कांग्रेस की टक्कर में दूसरा दल बना दिया इन्होंने। कौन सा दल बनवा दिया? और इस मुस्लिम लीग की चालाकी सिर्फ कौन समझ पाए थे? ये मुस्लिम लीग खराब नहीं है, खराब इंटेंशंस जिसने किया है, जो अंग्रेज हैं। इन तीनों ने खूब कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फाइनली इन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमें कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग तो टूटने से रही, अब कांग्रेस को भाईचारा दिखाना पड़ेगा। और इन तीनों ने डिसीजन लिया कि 1907 में हम कांग्रेस में इस बात को बड़े लेवल पे उछालेंगे। और इन तीनों ने कोशिश की कि जो अगली मीटिंग हो, कांग्रेस की हर साल मीटिंग होती थी, अगली मीटिंग कांग्रेस की होनी थी नागपुर में। नागपुर मतलब महाराष्ट्र, यहाँ मान लो, यहाँ ये था भाई, यहाँ होगी 1907 की मीटिंग। सारी तैयारी पूरी, सब कुछ पूरा। यहाँ पे बहुत एक्टिव लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है ना, देश के उच्च कोटि के लीडर हैं, सब इनकी बहुत इज्जत करते थे। बाल गंगाधर तिलक का, ये मान लो कि गांधी अभी आपके देश में आए नहीं है, गांधी विदेश में है, अभी दक्षिण अफ्रीका में। और उस टाइम जब गांधी नहीं है, तो ये सबसे बड़े लीडर्स में 4 में इनका ही नाम, 3 में इनका नाम था। बाल गंगाधर तिलक ने पूरी प्लानिंग कर ली, ढेरों लड़कों को अपने फेवर में ले लिया कि अब हमें कांग्रेस की जो रास्ता है ना, वो अपने हिसाब से मोड़ना है, वरना कांग्रेस गलत ट्रैक पर है। क्योंकि कांग्रेस के देखते देखते कौन सी लीग बन गई है? मुस्लिम लीग। फिर कांग्रेस क्या सोई हुई है? कांग्रेस ने क्यों नहीं विरोध किया कि मुस्लिम लीग नहीं बनेगी, मुसलमान कांग्रेस में ही रहेंगे और हिंदू मुस्लिम सेम है? तो बाल गंगाधर तिलक ने टारगेट कर लिया 1907 में, ये बात मैं उठाऊंगा। तो जानते हो कितनी चालाकी से, जब सब कुछ फाइनल था, सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ये हुआ, आज बैठक, कल बैठक शुरू होनी है, 2 दिन पहले सब कुछ खत्म करके। और एक बहुत बड़ा लीडर जिनको गांधी जी कहते हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, पूरी चालाकी से इन्होंने कहा वेन्यू चेंज कर दो, क्योंकि अगर वहां मीटिंग हुई तो बाल गंगाधर तिलक किसी को बोलने ही नहीं देंगे। बहुत बड़े लेवल के लीडर थे, और जब डिबेट करते थे ना, सामने कोई टिक नहीं पाता था। बहुत लॉजिकल सोच थी इनकी, पढ़े लिखे तेज दिमाग थे। तिलक की का जो दबदबा था, तिलक की जो सीट थी, उसको चेंज कर दिया रातों रात, किसी को पता ही नहीं चला। और कहा अब नागपुर में नहीं, अब सूरत में अधिवेशन होगा। और सूरत किसका गढ़ था? अपने गढ़ में हर कोई शेर होता है। अब यहाँ गोखले की चलेगी, बाल गंगाधर तिलक को कोई बोलने नहीं देगा। लेकिन क्योंकि तिलक उनके मुकाबले अपने एरिया में एक्टिव है, वहाँ नहीं है, कोई नहीं, लास्ट मोमेंट पे जो हो गया जाना पड़ेगा। सारा तामझाम उठा के कहाँ चला गया? सूरत। और सूरत में जब ये बात उठी कि भाई इनको भी तो बोलने का मौका दो, तो बात बिगड़ती चली गई। और वो उधर से चेयर उठा के फेंके, उधर से जूते मारे, वो चप्पल मारे। ये तब भी होता था, कोई नई बात नहीं आपकी संसद में, ये भी ऐसे ही लड़ते थे तो इंसान ही ना। ये उनको कहें तुम बेवकूफ हो, वो कहें तुम बेवकूफ हो। फाइनली बाल गंगाधर तिलक और जो इनके दोस्त थे लाल, बाल, पाल, ये खूब तू में पे उतरा है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हारे देखते देखते मुसलमान बांट दिए। क्या तुम्हें आयरलैंड का नहीं पता इन्होंने क्या किया, और तुमने क्यों नहीं मेजर स्टेप लिया, अब भी क्यों नहीं ले रहे? तो इन्होंने कहा कि भैया तुम हो उग्रवादी और तुम्हारी सोच है उग्रवाद से प्रभावित, निकलो यहाँ से, और कांग्रेस के रास्ते तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। इन तीनों लड़कों को, लाल, बाल, पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब लाल, बाल, पाल चालाक भी हैं, समझदार भी हैं। चालाक होना गलत नहीं है, ये समझ गए कि अगर हमने आज ये जगह छोड़ दी ना, तो फिर हम राजनीति से गए, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसे, ना हमारे पास साधन। कांग्रेस के पास प्लेटफॉर्म भी है, पैसे का साधन भी है। इसीलिए लाला लाजपत राय जी ने डिसाइड किया कि यार क्यों इनसे पंगे मोल ले रहे हो, इनको बैठ के प्यार से समझा देंगे, ये नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तो ये बात इतनी बढ़ा दी गोखले ने और बड़े बड़े जो लीडर्स थे कि नहीं, अब तुम्हारी और हमारी नहीं निभनी, अलग होकर बात बनेगी। और 1907 जो कि हम सोच रहे थे कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाने का साल होगा, वो फाइनली हमारे लिए भारी पड़ा, क्योंकि 1907 में कांग्रेस के 2 दल बन गए, एक चला गया नरम और एक बन गया गरम। इस नरम के पास था खूब पैसा, कांग्रेस उस टाइम भी करोड़ों रुपए की संस्था थी, दुनिया ने पैसा दे रखा था, लाला टाइप के बहुत लोग थे, लाला मतलब अमीर आदमी के लिए शब्द यूज करते थे। तो कांग्रेस के पास एक फायदा क्या था, इसको एक तो बहुत सारी जमीन लोगों ने दान दे रखी थी, कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी थी ना पैसे की दिक्कत, ना प्लेटफॉर्म की दिक्कत, कहीं मीटिंग अरेंज करानी, इसके लिए मिनटों का काम था। अब लाल, बाल, पाल अलग कर दिए, ना तो जमीन है उनके पास, ना उनके पास कोई दफ्तर, ना पैसा, कहां से अखबार छापेंगे। कोई भी चीज समाज तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है ना, उसमें आपको धन चाहिए होता है और आपको फिजिकल पावर चाहिए होती है, आपके साथ जनता हो। कांग्रेस के साथ तो उस टाइम पे लाखों लोग हैं, ये नए 3 लड़के कितनों को इंप्रेस करेंगे, 10 चल पड़ेंगे, उठ के 20 चल पड़ेंगे, इनके पीछे रेला नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी विचारधारा थोड़ी मार्का टाइप की थी, ये एक फैक्ट है। अब धन और ताकत ये किसके पास है?
और इनके पास जो ये गरम जो हैं अलग हो गए और नरम अलग। अब नरम के पास धन ज़्यादा रहेगा, यंग क्राउड धीरे धीरे करके कहेगा ये हम तो इनकी तरफ जा रहे हैं। तो जो जवान लोग हैं, लेकिन जवान मुट्ठी भर थे, ज़्यादातर तो उम्र दराज थे। नरम के पास धन रह गया और इसके पास क्या रह गई? ताकत। ताकत का क्या करोगे? पैसा नहीं है तो तुमको एक क्रांति करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत तो लड़ाई करने के लिए पैसा है ना। पैसे के बिना कैसे क्रांति चलेगी? तो इनके पास धन नहीं है और इनकी क्रांति पैसे से नहीं होती। क्रांति के लिए क्या भी चाहिए होती है? ताकत। दोनों की फूट अगले 9 साल आपके देश पे भारी पड़ेगी और कुछ नहीं करेंगे आप 9 साल। आप बैठ के बस देखते रहेंगे अंग्रेज क्या कर रहे हैं। और अंग्रेज इस दौर में 1909 में अपनी चाल चलेंगे और कहेंगे देखो तुम लोग तो खुद कुछ करोगे नहीं, हम तुम्हारे लिए सुधार लाए हैं और नाम देंगे मार्ले मिंटो। ये 2 आदमी हैं, मार्ले और मिंटो। मिंटो आपके देश में बैठा वाइसराय और मार्ले है सचिव, और ये दोनों बैठ के कहेंगे हमने कुछ सोचा है आपके लिए। पता क्या सोचा है इन्होंने? सोचा हिंदू और मुस्लिम्स के क्षेत्र अलग अलग कर दो, ए और बी अलग। यानी इनके जो आगे चुनाव होंगे वो हिंदू सीट पे सिर्फ हिंदू उठेगा और मुस्लिम सीट पर सिर्फ मुसलमान। तो जो लाल बाल पाल का सपना था ना कि हम मेहनत करके लोगों को जगा के और इस मुस्लिम लीग को खत्म करवाएंगे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और अब कानूनन मुसलमानों को अपनी सीट पे सिर्फ हम खड़े होंगे ये हक मिल गया और हिंदुओं की सीट पे सिर्फ हिंदू। यानी 1905 का प्लान देखो कानून बन गया। 1905 में ही तो भंग किया था और 1909 में कौन कौन अलग करा दिए। तो अंग्रेजों के लिए कोई नई बात नहीं है, बस समझने में हमें लेट आई। ये समझ में आई जब पढ़ लिख लिए कि अच्छा ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे ये। इन्होंने स्कॉटलैंड को बेवकूफ़ बनाया, आयरलैंड का हिस्सा। आज तक भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड इसी के पास हैं। आप पढ़ के देखना यूके का मतलब क्या है, तो उसमें आएगा इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, जहाँ कम कम्युनिटी के लोग थे। तो आपके यहाँ भी कम वालों को भड़का के और भारत अलग करवा दिया। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।